तरमीमी ऑर्डिनेंस आज ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। ज़राए का कहना है हंगामा खेज इजलास के दौरान कौमी असम्बली से 3 अहम बिल्स मंजूर कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबरा को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 2:30 बजे होगा, जबकि काबीना इजलास में आईनी और कानूनी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई माशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला आर्टिकल 370 के खिलाफ करारदाद पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था। मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली का पहला इजलास आज होगा। इजलास में कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला आर्टिकल 370 के खिलाफ करारदाद पेश करेंगे। हिज़्बुल्लाह की इसराइली वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की एक और कोशिश। लबनानी सरहद के करीब इसराइली कस्बे मैतौला में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमला हो गया, जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे से 20 मिनट कबल फटा। वाक़े के बाद नेतन्याहू ने अपना दौरा मैतौला मनसूख कर दिया। अपनी सलामती और खुदमुख्तारी पर हमले का जवाब ज़रूर देंगे। ईरानी सदर ने दुनिया को आगाह कर दिया। कहा सहूनी हुकूमत को गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले से मुताल्लिक़ खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में इनकलाबी गार्ड्स के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अपनी सलामती और खुदमुख्तारी पर हमले का जवाब ज़रूर देंगे। ईरानी सदर ने दुनिया को आगाह कर दिया। कहा सहूनी हुकूमत को गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में इनकलाबी गार्ड्स के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात का जिक्र करें। आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में एक रोज़ बाकी। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का अटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा खिताब में वाज़े किया कि अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर ख़ानदान पर सेल टैक्स लगाए। हमारे दौर में मईशत बेहतर हुई, ट्रंप दौर में कमज़ोर हो गई थी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया में जीत का दावा कर दिया। इक़्तिदार में आकर मुजरिमान का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे। वाज़े किया महंगाई का खात्मा होगा और अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा कि आज तमाम अमरीकियों के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूँ। मंगल को आपके वोट से महंगाई का खात्मा होगा। अमरीका आने वाले जुराम पेशा तारकीन वतन की आमदो रफ्त रोकेगा। कमला हैरिस ने जो काम किया ख़राब किए से ठीक कर देंगे। मुखालिफिन वोटिंग मशीन बरकरार रखने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। अमरीका को वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अमरीकी इंतखाबात में नौजवानों का वोट अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीका में 18 से 24 साल की उम्र के 3 करोड़ 5 लाख अफराद हैं। रियासत यूटा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। अमरीकी मीडिया का कहना है यूटा में कुल आबादी का 12% नौजवान है। नॉर्थ यूटा में नौजवान 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% हैं। और अभी जानिए, पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुल्क की मईशत बेहतर हुई, महंगाई में कमी आई। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PIA खरीदने के मामले को अमली शक्ल दी जाएगी। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं।
और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजल करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। हुकूमती नाअहली और बदइंतज़ामी से PIA की निजकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी ख़जाने को 2 अरब रुपए से ज़ायद का टीका ज़रूर लग गया। ज़राए के मुताबिक निजकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। PIA तो ना बिकी, खजाने को भारी नुकसान जरूर पहुंचा। हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी से PIA की निजकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से जायद का टीका जरूर लग गया। ज़राए के मुताबिक निजकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। होटल के हॉल की बुकिंग सिर्फ 18 लाख रुपए की हुई। 1 करोड़ रुपए PIA की निजकारी की तशहीर पर लगाया गया। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म के साथ PIA की निजकारी के लिए 68,69,000 डॉलर से जायद का मुआहिदा हुआ था। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। हैदराबाद से खबर है, रेलवे स्टेशन के यार्ड के करीब डाउन ट्रैक पर मालबरदार ट्रेन डीरेल हो गई। मालबरदारी ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, जबकि डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मअतल रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि मालबरदार ट्रेन यार्ड से कराची के लिए रवाना हुई थी। हैदराबाद से यह खबर है, रेलवे स्टेशन के यार्ड के करीब डाउन ट्रैक पर मालबरदार ट्रेन डीरेल हो गई। बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। राहशाम और ज़िला मूसा खेल में CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशतगर्द जहनुम वासिल 2 को गिरफ्तार कर लिया। 7 दहशतगर्द रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार हो गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। FC, CTD और पुलिस के अफसरान और एहलकारों की तारीफ़ की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त होगी। CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी। खेल के मैदान से खबर, न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट में भारत को 25 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश मुकम्मल किया। भारतीय सुरमा 147 रन के हदफ के ताकुब में नाकाम रहे। तमाम ख्वाब हुए चकनाचूर। भारतीय टीम फतह की मंजिल से कोसों दूर। खत्म हुए सुरमाओं के भरम, जाते रहे सारे टशन। जयसवाल का हुआ बुरा हाल। रोहित की परफॉर्मेंस देखकर सब शर्मा गए। He's in big trouble. This is exactly what New Zealand wanted and it hasn't worked for Rohit Sharma. शुभमन गिल के सारे चिराग गुल। भारतीय बैटर्स के मसल्स पुल। और ये गेंद उन्होंने छोड़ दी और क्लीन बोल्ड आउट हो गए वहां पर। कोहली भी हुए गोली, फिर चिरागों में रोशनी न रही। 121 रन पर भारतीय टीम का किस्सा तमाम हुआ। एजाज पटेल ने जाली सुरमाओं का सुरमा बना दिया। मैच में 11 विकेटों के साथ भारतीय क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया। बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। एक नए अज़्म के बोल, इत्तेहादो यगानगत के बोल, अवाम के ख्वाबों के बोल, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के बोल। बोल पाकिस्तान के साथ। दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात जिसके पड़ेंगे हर किसी पे असरात। सुपर पावर की पावर होगी किसके पास? व्हाइट हाउस पर होगी किसकी हुक्मरानी? कौन है ट्रम्प के साथ और कौन मिला रहा है कमला हैरिस से हाथ?
मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान पे इस इलेक्शन के नताइज से तब्दीली आएगी? नए मुआशी चैलेंजेस, सिफारती ताल्लुकात कैसे होंगे, मुस्तकबिल के हालात। चूँकि ये इंतखाबात सिर्फ अमरीका के नहीं बल्कि इससे जुड़ी है हर मुल्क की तकदीर। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हर पहलू पर गहरा तजिया हम देंगे आपको अपडेट सबसे पहले सिर्फ बोल न्यूज पर। देखिए यूएस इलेक्शन 2024 एक्सक्लूसिव लाइव ट्रांसमिशन 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सिर्फ बोल न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। वेल नाज़रीन, पैलेस्टीन और जो इज़राइल की सिचुएशन है वो अनफॉर्चुनेटली डे बाय डे वर्स हो रही है, लेकिन 7 अक्टूबर से आज तक जो एक अच्छी बात ये है कि जिस लेवल का एक्टिविज्म हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड और जो उजागर करने की जो कोशिश हुई है फ़लस्तीन के हवाले से, वो आई थिंक बहुत एहसन कोशिशें हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन यहाँ आपको बताएंगे पैलेस्टाइन एक्शन की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है कमाल का काम हमें नज़र आया है प्रोटेस्ट के हवाले से और रेजिस्टेंस के हवाले से। इन्होंने एल्बिट सिस्टम्स जो कि एक बहुत ही बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली इसराइल को वेपन्स फराहम करती है और अमेरिका में मौजूद है, इसके खिलाफ एक ऐसा मुनज़्ज़म एहतजाज किया है इन सेवरल कंट्रीज़, जिसकी वजह से फाइनली एल्बिट सिस्टम्स की तरफ से हमें पता चल रहा है कि बार्कलेज जो यूके में मौजूद बहुत बड़ा बैंक है जो इन्वेस्टमेंट करता था इस कंपनी में, उन्होंने डाइवेस्ट कर दिया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स गेलर फ्रॉम पैलेस्टाइन एक्शन और मैक्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूके से और मैक्स से हम बात करेंगे पैलेस्टाइन एक्शन के बारे में और ये जो नया स्टेप है इसके हवाले से। मैक्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। I will first ask you to describe Palestine Action a little and tell us what are the major achievements that you guys have achieved so far. Thank you so much for having me. It's important to first describe who Elbit Systems is. It's important that your listeners understand that Elbit is Israel's largest weapons company, and weapons are Israel's largest export. They are a central part of the Israeli economy. And when Palestine Action began its work 4 years ago, there were 10 different Elbit facilities operating here in the UK. And through a series of relentless direct action campaign, ranging from people locking themselves to the gates to people climbing up onto the roofs of these factories and smashing holes in them with sledgehammers in the rain, to breaking into the actual facility, the equipment, Palestine Action has decided that by any means necessary, we are going to stop our country's complicity in a company that profits off of Palestinian genocide. That's truly remarkable, Max, and I would just like to reiterate here, just for our audience, that you guys have been at it since way before 7th October. Yeah. And 7th October was not, I'm sure the protests picked up a lot of pace on the 7th of October, but from what I'm seeing, the information I'm seeing, since July 2020, you have been protesting Elbit Systems, and it's also the 8th biggest arms exporter globally, and there's been more than 15 demonstrations at least all over the world. So just to bring, leading up to another question from what you've already told us, I wanted to ask, why is it so that, you know, these Palestinian people are so far away from you, and it's usually very hard for people and journalists to get people from the West to empathize with Palestinians, since it seems like an anti-Semitic thing for them to do as well. But you have generated so much empathy and you have generated such a huge momentum across two very important countries in this whole debacle, United States and United Kingdom. Have you faced any kind of threats or any kind of direct hindrance to your movement?
Yeah, I mean, it's a great question. Since the 7th of October, the amount of repression we have faced has increased. The U.S. and the U.K. are heavily invested in the continuance of business as usual, which means lots and lots of Palestinian death from which to profit from. And since the 7th of October, we have seen members of our organization arrested under the Terrorism Act. We currently have 15 people incarcerated in UK prisons who are in jail right now for trying to stop this genocide with their own hands. These are the most noble and brave people in all of the UK, and they are sitting in a jail cell right now. This war on Palestine has really exposed a lot of things, not least of which is the lack of democracy we are experiencing here in the UK and in the US. When 70% of the population wants an arms embargo, wants an immediate ceasefire, and neither party in either country is offering such a thing, we have a real problem. But what we also have in the UK is people standing up and saying, I'm going to make a stand myself, and if my government isn't going to take accountability and stop this genocide, I'm going to try and stop it myself. Absolutely. That's truly incredible. Max, firstly, I would like to commend you and your entire group's efforts to actually raise awareness about this Palestine and Israel issue, and I'm sure that your contributions have actually helped in saving countless lives of the Palestinian people. So I wanted to ask you a question over here, that what inspiration should other groups take from your efforts? Listen, one thing I really want to make clear to your audience is that Israeli weapons are everyone's problem. The biggest purchaser of Elbit weapons is Modi. The Elbit drones, as we all enjoy our coffee right now, are buzzing over the entirety of the Kashmir region. The occupation of Kashmir would not be possible without Elbit weapons. This is a global problem. Israel's worldwide role in repressive regimes cannot be overstated, and without these weapons, they would not be able to prosecute these occupations. Yes. Wherever there is complicity